Dear students, time clause, that is adverb clause of time part 2. We will first see how the conjunction as soon as changes to no sooner. इस चेंजिंग को हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, एज सून एज के प्लेस पर हम नो सूनर का यूज करते हैं और कर सकते हैं, और इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका सेंस ना बदले और हम इसको नेगेटिव भी बना दें, वो भी इस तरह से आ जाता है। क्लियर? तो देखते हैं हम पहले 3 एग्जांपल है हमारे पास। वी हैव 3 एग्जांपल टू चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस। देख लेट अस सी। तो इसमें 2 चीजें रहती हैं कि एक तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि एज सून एज के प्लेस पर ही नो सूनर आता है। क्या कहा मैंने? एज सून एज के प्लेस पर ही नो सूनर आता है, मीन्स जहां पे भी एज सून एज लगा है ठीक उसी प्लेस पर नो सूनर लगेगा। बीच में कॉमा होता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है? THAN। चूंकि सूनर हमारा कंपैरेटिव में होता है तो इसलिए इसके साथ THAN ये यहां लग जाता है। क्लियर? तो देखते हैं क्या करते हैं हम। नो सूनर, एज सून एज की जगह पे क्या लगा दें? नो सूनर। फिर ये लिख दीजिए द टीचर एंटर्ड। अब यहां कॉमा की जगह देन आ जाएगा, THAN। देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्लियर? हिंदी सेंस तो जानते ही हो, जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया छात्र खड़े हो गए। देखिए अब इसमें नो सूनर हुआ, नाइदर भी ये दिक्कत दे जाता है, नॉट ओनली भी ये दिक्कत देता है कि जब ये सब्जेक्ट से पहले लगती हैं ये चीजें कंजंक्शन के रूप में, तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ध्यान रखना, नो सूनर कहता है कि मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए एट दिस प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट। सो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ये देखो सेकंड फॉर्म है ना। वैसे एंटर्ड थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती तो या तो पैसिव होता तो यहाँ पे बी का कोई रूप होता, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है तो हैज हैव हैड वगैरह कुछ होता, वो है नहीं। तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब सीधी सीधी सेकंड फॉर्म तब आती है जब डिड छुपा होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड यहां आ जाएगी इस तरह से। क्लियर? और जब डिड आ जाएगी तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है। जब डिड नहीं आता है तब सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है ना? अब ये एग्जांपल थोड़े डिफरेंट प्रकार काइंड का है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि हमने अभी बताया था कि एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर लगाएंगे। बेटा अगर नो सूनर एज सून एज के प्लेस पे लगाएंगे तो देन हमारा यहां आएगा और फिर देन लास्ट में आ जाएगा, फिर ये सेंटेंस कहां जाएगा? तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि एज सून एज के प्लेस पर अगर हमारा नहीं बन रही है बात, तो एज सून एज को पहले ले सॉरी नो सूनर को यहां लगा दें तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एज सून सॉरी नो सूनर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो एक तो सेंटेंस के एट द वेरी बिगिनिंग ही आएगा, मीन शुरुआत में ही आएगा, बीच में आ नहीं सकता। कौन? नो सूनर। नो सूनर सेंटेंस के बीच में नहीं आ सकता। और एज सून एज बीच में आ सकता है। समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि एज सून एज बीच में जा नहीं सकता और मीन्स शुरू में ही लगेगा, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग ही इससे होगी, और एज सून एज हमारा बीच में है और लगेगा एज सून एज की जगह पर ही। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प बचता है? अगर नो सूनर मूव नहीं कर सकता तो हम एज सून एज और उसका सेंटेंस ही पूरा का सारा सेंटेंस उठा के पहले लिख लेंगे, क्योंकि एज सून एज शुरू में होना चाहिए तो ही हम नो सूनर लगा सकते, बीच में डायरेक्ट नहीं लगा सकते। फिर देन हमारी कहां जाएगी? देन के बाद सेंटेंस चाहिए, वो इधर है। तो इसलिए हम इसको कैसे करके लिख लेते हैं? देखिए, एज सून एज ही गेट्स
his salary, comma, Mohan starts spending, ये लिख लिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, यहां पे देखो, मोहन खर्च करना शुरू कर देता है जैसे ही उसे उसकी सैलरी मिलती है। तो उसे मीन्स मोहन को, यहां ही का मतलब क्या हो गया, मोहन। अब यहां देखो क्या सेंस निकल रहा है, जैसे ही उसे उसकी सैलरी मिलती है वैसे ही मोहन खर्च करना शुरू कर देता। मतलब सैलरी लेने वाला कोई और है, खर्च करने वाला मोहन कोई अदर पर्सन। तो हम जानते हैं एक सामान्य रूल है, वो हिंदी इंग्लिश एवरी लैंग्वेज में है कि नाउन पहले आता है, उससे रिलेटेड प्रोनाउन उसके नेक्स्ट सेंटेंस में या बाद में आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ मोहन पहले था, मोहन के बदले का ही बाद में था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही पहले आ गया, मोहन बाद में आ गया, तो सेंस में गड़बड़ी आ गई। हम क्या करेंगे, समझ लो क्या करना, आप तो समझ ही गए होंगे। ही की जगह पे मोहन कर देंगे और मोहन की जगह पे क्या करेंगे, ही कर देंगे। ठीक है ना। अब ये मैंने शुरू में इस तरह से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे समझते हैं ये सेंटेंस तो मोहन वाला है, फिर ये गैर से यहां से कहां से आ गई, फिर क्या क्या हुआ पता नहीं है। तो बात पूरी समझ में आ गई। सबसे पहले इस सेंटेंस को उठा के रख लें और इसको उठा के पीछे रख दें, फिर देख लें कि उससे रिलेटेड अगर नाउन प्रोनाउन पहले है नाउन बाद में, तो हम प्रोनाउन की जगह नाउन कर देंगे और नाउन की जगह प्रोनाउन कर देंगे। समझ में आ गई बात। इतना करना होता है, ये बेटा हिंदी में भी करना होता है, ये ध्यान रखना, या आप जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी यही होता है। अब इसको हम आसानी से नो सूनर से बिल्कुल इसी की तरह चेंज कर सकते हैं। क्या सेंटेंस बन जाएगा, एज सून एज, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एज सून एज डज मोहन, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना, डज, यहां पे डज छुपी हुई है, डज मोहन गेट हिज सैलरी, देन कॉमा की जगह क्या आएगा, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग। क्लियर। अभी चलिए देखिए इसमें, अब ये तो हमने एज सून एज से नो सूनर में आए। अब नो सूनर से जब हम एज सून एज में आएंगे तो इसका अपोजिट करना होगा। ये बहुत सिंपल होता है भाई, एज सून एज अगर शुरू में लगा मिल गया हमें तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अगर एज सून एज बीच में लगा है तो हमें प्रोनाउन और नाउन भी चेक करने पड़ सकते हैं, करने पड़ेंगे। अगर ये सेंटेंस है इसको पीछे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द टीचर के लिए यहाँ कोई प्रोनाउन नहीं आया है, द स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में इस सेंटेंस को कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के सीधा लिख दो, फिर नाउन प्रोनाउन इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा सेंटेंस आ गया तो करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना इसका। अब इसमें देखिए तो बहुत सिंपल है, शुरू में लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सूनर की जगह क्या लग जाएगा, एज सून एज। डिड गायब हो जाएगी, ही आ जाएगा, ही, ठीक है। और डिड गायब होगी तो कम का क्या हो जाएगा, केम, हियर, देन हट जाएगी, देन की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा, जो किया था रिजल्ट उसका अपोजिट कर दिए, रस्ड टू सी हिम। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। फिर से चेंज करो तो एज सून एज की जगह नो सूनर, डिड छुपा हुआ डिड, ही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अब डिड आ गई, काम, हियर, यहाँ देन, और फिर ये सेंटेंस आ जाएगा। वो उस तरह से चलता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं सेंस का। ओके, हाँ देखिए ये सेंस जो है ना, इसको देखिए यहाँ पे, इंडिया हैज डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1947। अब सिंस यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। ये यूज हम अच्छी तरह से जानते हैं, सिंस फॉर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, अच्छी तरह से हम जानते हैं, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है। अब चूंकि इसको एक वर्ड मानते हैं तो ये प्रीपोजिशन, अगर इसकी जगह सेंटेंस हो जाए तो ये वो हो जाएगा। अच्छा, सिंस के दो यूज हैं। सिंस का एक रीजन क्लॉज में भी है, जो वीडियो पहले डल चुका है, इस पे अपलोड हो चुका है। तो रीजन क्लॉज में सिंस का यूज हमेशा
शुरू में ही होता है, ध्यान रखना है इसका। और जब सेंस सेंटेंस के बीच में आता है तो फिर ये टाइम क्लॉज में, जो कि ये टाइम से पहले आ जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द टाइमिंग ये बता रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो गया, और इस शब्द की जगह अगर हम एक सेंटेंस लिख दें तो ये कंजंक्शन बन जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। दो शब्दों को कंजंक्शन, दो शब्दों को कंजंक्शन जोड़, फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। दो शब्दों को प्रीपोजिशन जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन जोड़ता है, बस इतनी सी बात है। इसी सेंटेंस को देखो फिर से लिखते हैं, इंडिया हैज डेवलप्ड ए लॉट सिंस। अब इंडिया के लिए हम सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको भारत माता मानते हैं, उस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो इंडिया के लिए हमने यहां क्या यूज किया है, शी। सिंस शी बिकेम फ्री। ये देखिए, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। 1947 की जगह हमने क्या लिख दिया है, जब से वो आजाद हुई भारत माता के रूप में। तो यहां पे सिंस क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, टाइम क्लॉज में सिंस हमेशा पास्ट टाइम ही बताता है, कभी प्रेजेंट टाइम नहीं बताता, हमेशा पास्ट टाइम बताता है सिंस, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए सिंस के बाद हमेशा मैंने बताया टाइम क्लॉज सामान्यतः डू डज और डिड में ही होता है। कुछ एक कंडीशंस आ जाती है, उसमें हैव डन में भी हो सकता है। हैव डन मींस प्रेजेंट परफेक्ट, वो छोड़ दीजिए, अभी डू डज डिड में ही लेके चलिए। अब सिंस में बिल्कुल स्थिति बंध गई, एकदम फिक्स हो गई कि सिंस के बाद में डिड वाला सेंटेंस ही आएगा टाइम क्लॉज में, रीजन क्लॉज की बात नहीं कर रहा हूं। अब रीजन क्लॉज में सिंस कहां आता है, सेंटेंस की शुरुआत ही सिंस से होती है, और टाइम क्लॉज में सिंस कहां आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। तो ये जब से अर्थ देता है, जब बीच में आता है, और शुरू में आएगा सिंस तो क्या सेंस देगा, चूंकि, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, शुरू में तो कोई परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, क्या हो जाएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, है ना। इसके साथ में प्लस सेंस, और सेंस के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, डिड वाला आएगा कंप्लीटली, ये ध्यान रखना है इसका, क्योंकि सेंस पास्ट टाइम ही बताता है। क्लियर, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाए हम उसे क्लियर कर सकते हैं, कोई सेंटेंस को बना सकते हैं। सारा समझ लेना, ठीक है। देखिए, अभी हम देखते हैं एज लॉन्ग एज और टिल अंटिल के बीच में डिफरेंस। तो टिल अंटिल तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव का डिफरेंस है, केवल सेंस में, यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इनके एज लॉन्ग एज में और इन दोनों को एक मान के चलिए, और एज लॉन्ग एज में इनमें क्या डिफरेंस है, जबकि इनका हिंदी जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है, सेंस सेम है, लेकिन इसका यूज अलग है। एज लॉन्ग एज बताता है कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, इस तरह से, और टिल अंटिल बताता है कि एक चीज होके जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही सेकंड शुरू हो जाती है, माने एक के बंद होने के, एक के कंप्लीट होने के बाद तुरंत दूसरा, ये डिफरेंस है। दोनों चीजें इसमें साथ नहीं चलती हैं, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, साथ रहती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लॉन्ग लगा हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हो, अलोंग विथ का सेंस देता है। लॉन्ग क्या करता है, हालांकि सेंस नहीं देता, केवल समझने के लिए बता रहा हूं। तो अलोंग विथ माने दोनों काम साथ साथ, और इसमें दोनों काम साथ साथ नहीं है, एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा होता है। एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए, ये प्रोवर्ब है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, कॉमा देयर इज होप। ये देखिए सेंटेंस मींस जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे पास होप है। लाइफ और होप दोनों कैसे चल रहे हैं, पैरेलली, टुगेदर, अलोंग विथ, इस तरह से चल रहे हैं ना। तो ये इसमें एज लॉन्ग एज आएगा, ठीक है। व्हाइल की भी यही कंडीशन है, जब दोनों कार्य साथ साथ होते हैं तो इसमें व्हाइल का एज लॉन्ग एज और व्हाइल को काफी मामलों में इंटरचेंज किया जा सकता है, वो मैटर अभी छोड़ दीजिए। अभी तो केवल ये देखिए दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं ना, जब तक हमारा जीवन है तब
तक आशा लगी। मैंने दोनों काम साथ साथ है, सेंस ये है। इसमें देखिए एग्जाम्पल देखना, वेट हियर टिल या अनटिल भी लगा सकते हो। इनके सेंस इनके ना लगने से, ये नॉट नेगेटिव हो जाने से भी सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बड़ी अजीब बात है, यहां पे देख सकते हैं अनटिल आई रिटर्न। देखिए जो एग्जाम्पल है इसका, जो एग्जाम्पल इसका है, रुको, यहां रुको जब तक मैं लौटूं, यहां रुको जब तक मैं लौट ना आऊं। तो ना लगने से भी हमारे सेंस पे कोई डिफरेंस नहीं आया, काम तो वही होना है। मैंने आपका इंतजार करना और मेरा लौटना एक साथ नहीं चलेगा। जैसे मैं लौटूंगा आपका इंतजार, देन एंड देयर, जैसे मेरा लौटना कंप्लीट होगा वैसे आपका जो वेटिंग है वो आपकी तुरंत समाप्त हो जाएगी, आप तुरंत अपने चले जाएंगे या जो भी आपको करना होगा वो आप करेंगे। मींस वेटिंग और मेरा रिटर्निंग दोनों एक साथ नहीं होंगे ना, इसमें एक साथ हो रहे हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज हम समझ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अनटिल का क्या है? टिल अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, मींस अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो फिर हम यहाँ अनटिल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और नेगेटिव कंजंक्शन वाला सेंटेंस जो बाद में आता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बनाने का, भाई नेगेटिव वर्ड होता है वो एक सेंटेंस में एक ही वर्ड तो नेगेटिव हो सकता है, एक सेंटेंस में डबल वर्ड नेगेटिव सामान्य जनरली वी डू नॉट यूज। In some cases we can, but generally we cannot do it. Clear? तो बस वही डिफरेंस है, बकाया इनमें कोई वैसा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? देखिए अब इसमें कंजंक्शन बचे, फॉर बचा इसमें। तो फॉर जो है वो फॉर टाइम क्लॉज के कंजंक्शन के रूप में, फॉर एज ए कंजंक्शन ऑफ टाइम क्लॉज इज रेयरली यूज, बहुत ही कम प्रयोग होता, उसका नहीं होता। बस ये मान लीजिए आप, फॉर का यूज टाइम क्लॉज में जनरली नहीं होता। ठीक है, थ्योरी में होता है कि फॉर एक कंजंक्शन है टाइम क्लॉज में, रीजन क्लॉज में भी फॉर है, तो टाइम क्लॉज में वो जनरली नहीं होता। दूसरी बात आती है, ये कंजंक्शन आपके बच जाते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग कंजंक्शंस क्या क्या हैं आपके? बिफोर है, आफ्टर है और व्हेन है। इनका डिस्कशन हमने इसी के फर्स्ट पार्ट में कर दिया है, और ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए इसका तो वो आपको मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्सेप्ट। ये टेंस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये ऑल द थ्री कंजंक्शन यू विल फाइंड इन डिटेल। क्लियर? तो वो वहां से आप देख सकते हैं, ये हमारे उस पर वीडियो अपलोड है। थैंक यू। इसके साथ